नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर रिटायर्ड प्रोफेशनल्स। अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से, और अगर आपके पास अचानक कॉर्पस आया है, रिटायरमेंट की मनी आई है, बट आपको भी क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाला हूं जो आपके काम आएंगे बिफोर इन्वेस्टिंग इन योर हार्ड अर्न मनी। तो जो आपने बड़ी कष्ट कमाई से पैसा कमाया है, अपनी पूरी 30 35 40 साल की जॉब करके, नौकरी करके हर महीने आपका पैसा कटता था और वो आपको एक साथ मिला है, तो मेक श्योर आप ये 7 पॉइंट जरूर देखना और इंप्लीमेंट करना, और आपको बहुत फायदा होगा। और 7वां पॉइंट देखना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा, गलतियां बताऊंगा जो रिटायर्ड लोग करते हैं। सो मेक श्योर आप वो गलतियां ना करो। उस गलतियों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आप लाखों रुपए बचा सकते हो, और अगर आपने वो गलतियां करी तो लाखों रुपए आप गवा सकते हो। बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आएगा, रातों को नींद नहीं आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकेस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और इनकेस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कर देना अपने रिटायर्ड फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, एंड लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। सो पहली चीज है नीड ऑफ रिटायर्ड पीपल। तो अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो जिसका अभी इनिशियली रिटायरमेंट लिया है, भले ही आपने वीआरएस लिया हो या फिर आपकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई हो, तो आपकी नीड्स क्या रहती है, जरूरतें क्या रहती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जो हमने हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका रिटायरमेंट मैंने देखा है, जिनके इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई है, और मेरी फैमिली में और फ्रेंड्स में भी बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से इंटरेक्शन होती है हमारी, और ये जनरली नीड रहती है लोगों की। आई एम श्योर आपकी भी इस टाइप की नीड रहेगी। तो पहली चीज है, आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है। हो सकता है वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल से रिटायर्ड हुए हो। सो मेक श्योर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लो। सोच क्या लो आप कि यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक फ्रेंड थे, हरीश करके, बड़ा एक अजीज फ्रेंड था मेरा। तो उनके फादर रिटायर हुए नॉर्थ दिल्ली के अंदर, पुलिस स्टेशन था, वहां से एज ए सब इंस्पेक्टर थे आई थिंक वो। तो मैं ही उनको लेने गया था उस टाइम पे जब उनका रिटायरमेंट था। तो उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट करा अपना कॉर्पस, तो कुछ तो उन्होंने अपने फैमिली में डिवाइड कर दिया, 15 20 लाख रुपए, और बाकी बचा हुआ 80 85 लाख रुपए उन्होंने एक प्रॉपर्टी के अंदर खरीद लिया। तो वो जब खरीदा तो उन्होंने अपने बेटे के साड़ू के साथ खरीदा था। तो उसके अंदर हुआ क्या कि उन्होंने को थोड़ी सी ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले ली। कहने को ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, बट बाद में उनका थोड़ा लीगल टसल हो गया, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कतें आई। तो यहाँ पे एक उनको प्रॉब्लम आई, लीगल टसल हो गया। तो उन्होंने सोचा नहीं, बट एक थोड़ा सा आंख बंद करके विश्वास कर लिया उसके ऊपर कि जो बेटे का साड़ू कह रहा है उसके साथ में ये चीज ले लेता हूं तो अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो जैसे ही प्रॉपर्टी, जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, तो आपके आस पास बहुत सारे लोग मंडराने लग जाएंगे कि आप पापा अंकल आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो। तो मेक श्योर आप हर किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें, एटलीस्ट अपना इंटेलिजेंस यूज करें। आपका खुद का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। नेक्स्ट जो एक जरूरत रहती है कि जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो उसकी जो इनकम है वो कम हो जाती है, और टैक्स वगैरह कट के उसकी लगभग लगभग 1/4 इनकम रह जाती है।
अगर किसी की इनकम थी 1 लाख रुपए तो उसको 25-30 हजार की पेंशन मिलती है। अगर किसी की इनकम थी 2 लाख रुपए तो उसको 50-60-70 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। और अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है पहले थी काफी अच्छी, और उसके बाद जब एक बार आपका इनकम कम हो गई और आप चाहते हो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तो वो कैसे होगा? मेक श्योर आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए सो दैट आपके मंथली एक्सपेंसेस मीट होते रहे, जो आपकी सैलरी को रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आपकी 2 लाख रुपए की इनकम थी, रिटायरमेंट के बाद आपकी 60-70 हजार रुपए पेंशन रह गई, तो जो 1,30,000 रुपए, 1,40,000 रुपए का हर महीने का जो एक एक्स्ट्रा इनकम है वो आपके पास आनी चाहिए। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या नीड रहती है लोगों की? नीड रहती है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बच्चे होते हैं जिनको वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई है और उसके बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं उनका प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दें। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि लोग रिटायरमेंट के बाद या तो घर बनाते हैं या फिर अपने बच्चों में लड़का लड़की है उसके अंदर डिवाइड करते हैं, या कोई हो सकता है प्रॉपर्टी बेच दें और कुछ पैसा मिला के दो प्रॉपर्टी ले दे, दो भाइयों के बीच में डिवाइड कर दे या फिर भाई या बहन के बीच में डिवाइड कर दे। तो एक वो जरूरत रहती है लोगों की। नेक्स्ट रहता है टू सेव टैक्स। अगर आपने प्रॉपर्टी कोई बेची है तो हो सकता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची हो तो उसका आपको टैक्स बचाना होगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके, जो भी आपके पास कैपिटल गेन आया होगा। अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा सो दैट आपका कैपिटल गेन बच सके। तो कैपिटल गेन क्या होता है? मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और 1 करोड़ की बेची है, तो जो 90 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है उसके ऊपर 10-20-30% का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है, जैसी आपकी स्लैब है। तो एक ये हो गई, ये जरूरतें हो गई। अगर मैं आपकी आइडेंटिफाई कर पाया हूं नीड सही तरीके से, सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो मेरे को। लेट्स मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑप्शन टू इन्वेस्ट। कि अगर आपके पास एक बार कॉर्पस आ गया है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, पहला तो ऑप्शन हो सकता है आपके पास, अगर बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं। कुछ लोग एफडी करवाने की समझदारी देते हैं, दिखाते हैं, बट वो समझदारी है या नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कुछ लोग। एक टाइम था जब मैं रैली गियर के अंदर काम करता था, तो उस टाइम बहुत सारे रिटायर्ड लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी वो मेरे को बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर दिखते थे हमारी रैली गियर की। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड, फॉरेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स मॉर्टगेज का, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो स्टेबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं होती, हो सकता है बिजनेस अप जाए या डाउन जाए, कुछ भी हो सकता है। थर्ड, इट कैन टेक टाइम टू लर्न द बिजनेस। तो बिजनेस अगर आपने पहले कभी नहीं करा और आप जॉब कर रहे हो पिछले 20-25-30-35 साल से, तो हो सकता है आपको टाइम लगे बिजनेस को सीखने में, क्योंकि बिजनेस का माइंडसेट, स्किल सेट, नॉलेज अलग होती है। नौकरी की माइंडसेट, नॉलेज, स्किल सेट अलग होता है। फोर्थ, वहां पे गारंटीड, बिजनेस के अंदर आपका आउटफ्लो गारंटीड है, इनकमिंग गारंटीड नहीं है। जाएगा पैसा, किराया जाएगा, सैलरी जाएगी, खर्चे होंगे, वो गारंटीड है। आएगा कितना वो गारंटी नहीं है। और कभी अगर इमरजेंसी पड़ गई बिजनेस के अंदर, कोरोना जैसा कोई ऑप्शन आ गया, कोरोना जैसी चीज, तो भी बिजनेस अप डाउन हो सकते हैं। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन हो सकता है, बट वो भी आप थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड ऑप्शन हो सकता है फिक्स डिपॉजिट। तो बहुत सारे लोग एफडी करवा देते हैं कि व्हाइट का पैसा आया है, व्हाइट के अंदर एफडी करवा देते हैं। तो जब आप एफडी करवा देते हो तो ठीक है, मेरे फादर रिटायर हुए थे तो उन्होंने भी एफडी करवाया था, बट उस टाइम पे उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो थोड़ा सा लॉस हुआ उसके अंदर हमको। बट एफडी के अंदर लोग करते हैं इन्वेस्ट, तो मान लो 30-40-50 लाख जो भी आपके पास कॉर्पस आया, तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6-7-8% तक का रिटर्न आ जाता है, किराया आ जाता है, और आप खुश होते हो कि मेरा पैसा सेफ है, सिक्योर है। बट टेक्निकली देखा जाए तो उसमें से आपका टीडीएस कटेगा, पहली चीज। सेकंड, उसके अंदर आपकी अगर महंगाई है 7% और आपका जो एफडी का रिटर्न है वो है 6% आफ्टर टीडीएस, तो जो 6% और 7% का जो डिफरेंस है ना,
महंगाई है 7% और आपका ब्याज है 6%। इसका मतलब क्या है कि आपके जो पैसे की जो पावर है वो 1% रिड्यूस हो रही है। अब आपको लगेगा कि मेरे को तो चीजें पता ही नहीं चलती, ऐसा तो होता ही नहीं, मेरा तो पैसा उतना ही है जी, 6% मेरे को बढ़ के मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जो एमबीए 10 साल पहले 5 लाख रुपए की होती थी वो आज की डेट में 10 लाख रुपए की होती है, तो महंगाई डबल हो गई है। जो पेट्रोल, जो डीजल, एक सिलेंडर गैस जो 400 रुपए का था वो आज की डेट में 1200 रुपए का है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। तो क्या जो आपकी पैसे की जो पावर है क्या वो उतनी बढ़ रही है, 2 गुना 3 गुना हो रही है? वो आपको समझने की जरूरत है। और वो जो एफडी है बैंक के अंदर वो कभी भी आपको उस तक लेके नहीं जा पाएगा। तीसरी चीज है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। वो अगेन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो थोड़ा सा सेफ हो आप। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट थोड़े से सेफ होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया जाता है तो थोड़ा सा सेफ है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हो थोड़ा सा रिस्की है। बट शेयर मार्केट भी अगेन वॉलेटाइल है कि एक जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। आई एम श्योर आपने हर्षद मेहता की अगर मूवी देखी होगी या सीरीज देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे शेयर मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिवर्स मॉर्गेज, जो फॉरेन में ज्यादा कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है लीज रेंटल का, वो है प्रॉपर्टी के थ्रू। अगर आप, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 के अंदर बताया था कि जहां पे रेजिडेंशियल और जो आपकी पेंशन है और जो आपकी इनकम है उसका जो डिफरेंस है, अगर आप उसको ब्रिज करना चाहते हो तो आप लीज रेंटल को यूटिलाइज कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी के अंदर भी 2 तरीके का किराया होता है, एक होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको किराया कम मिलता है, 1.5-2-2.5% मिलता है। कमर्शियल के अंदर आपको प्रॉपर्टी के अंदर आपको किराया ज्यादा मिलता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने देख लिया अभी आपकी जरूरतें क्या हैं और आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। अब अगर आप चूज करते हो कि मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ऑप्शंस अगेन आपके पास अवेलेबल हैं? 2 टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल। अब रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। रेजिडेंशियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि अगर आपकी कोई खुद के लिए लेना चाहते हो या बच्चों के अंदर डिवाइड करना चाहते हो तो अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस है, हाई राइज अपार्टमेंट्स, लो राइज फ्लोर्स, प्लॉट्स या विलास। कमर्शियल के अंदर भी 4 ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल है, या तो आप दुकान में इन्वेस्ट करोगे या ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करोगे या एसईओ के अंदर इन्वेस्ट करोगे या सिनेमास के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जो जनरली रिटायर्ड लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो 3 जगह ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। या तो हाई राइज अपार्टमेंट लेते हैं, या वो शॉप्स लेते हैं, दुकान लेते हैं, या फिर वो एसईओ लेते हैं। और एसईओ के अंदर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल रही है और आपने अच्छी खासी इनकम कमाई है। हमारे पास अभी एक इन्वेस्टर आए थे भिवानी से, तो उन्होंने पास अच्छी खासी इनकम थी उनकी, तो उन्होंने रिटायरमेंट के साथ साथ एसईओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना समझदारी समझा, क्योंकि वहां से उनको एक लंबे टाइम के अंदर अच्छा किराया आने की उम्मीद दिख गई। तो ये 3 ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें इसके अंदर सही डिसीजन लेने के अंदर कि किस दुकान में आपके पास अच्छा किराया आएगा, किस एसईओ में आपके पास किराया अच्छा आएगा, या इवन किस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर गुड़गांव में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप इन दिए हुए नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम के साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो ऑनलाइन या फिजिकल, और हम आपकी हेल्प करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर, सो दैट आपकी एक जो इनकम अभी रिड्यूस हुई है उसको हम सप्लीमेंट कर सकें किराए के थ्रू। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ, वो है 4th पॉइंट, टिकट साइज और प्राइसिंग। तो नेक्स्ट सवाल आता है बहुत सारे लोगों के अंदर, ठीक है प्रॉपर्टी लेनी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, बट कितने की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है गुड़गांव के अंदर? तो ये मैं आपको बता देता हूं कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती है, भले आप रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल लो, जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं उसके अंदर। 5th पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, बिल्डर्स कौन से अवेलेबल है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको 3 कैटेगरी के बिल्डर बताऊंगा यहाँ पे। तो 3 कैटेगरी के बिल्डर मैंने डिवाइड करा हुआ है ए बी सी कैटेगरी के अंदर।
और ऐसा नहीं है कि जो ए कैटेगरी के अंदर है वो सी में नहीं आ सकता या बी में नहीं आ सकता। ये हमारा 12 साल का एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करके डिवाइड करा हुआ है बिल्डर्स को, सो दैट आप एक सही डायरेक्शन में डिसीजन ले सको कि ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है। तो अनटिल और अनलेस किसी का अगर बजट का कंस्ट्रेंट नहीं होता तो उसको हम रिकमेंड करते हैं ए कैटेगरी के बिल्डर। तो यहाँ पे मैं आपको 7-8 बिल्डर्स बता रहा हूँ गुड़गांव के, लाइक M3M हो गया, महिंद्रा हो गया, शोभा, टाटा, DLF, बेस्टेक, MR, गोदरेज। तो ये 7-8 बिल्डर्स हैं जो मैं ए कैटेगरी के अंदर कंसीडर करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि इनका पास में ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनका लैंड बैंक है, जो इन्होंने डिलीवरी करी हुई है, जैसा कस्टमर का फीडबैक है और जैसा हमारा एक्सपीरियंस है जो हमने देखा है 10-12 साल के अंदर, उसके बेसिस पे ABC कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा हुआ है। बी कैटेगरी के बिल्डर, अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट है या फिर आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मेरे को पर्टिकुलर बिल्डर की ही कोई प्रॉपर्टी लेनी है, पर्टिकुलर चीज लेनी है, तो हम समझ सकते हैं वो प्रॉब्लम। तो हम आपको जब ही रिकमेंड करते हैं जब आपका तरफ से रिकमेंडेशन आती है। तो ये बी कैटेगरी के बिल्डर हो गए। और सी कैटेगरी के बिल्डर, इनकेस अगर आपका एक्चुअल में बजट कंस्ट्रेंट है तो हम आपको सी कैटेगरी के अंदर लेके जाते हैं, बट हमारी कोशिश होती है हम ए कैटेगरी के बिल्डर ही आपको रिकमेंड करें, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने ABC कैटेगरी के अंदर इसीलिए इनको कैटेगराइज करा हुआ है, सो दैट जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो खुश रहें, हैप्पी रहें, उनको जो चीज प्रॉमिस करी जा रही है वो डिलीवर हो। 6 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एप्रिसिएशन, जो रिटायर्ड लोग देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो है कि आपको यहाँ पे अपना पैसा डबल करना है, अगर इनकेस अगर आपको महंगाई को बीट करना है। और डबल कैसे कर सकते हो आप? जनरली ऐसा देखा गया है कि 6 से 8 साल के अंदर प्रॉपर्टी डबल होती है, तो आपका लगभग 12% का ROI आता है, ब्याज आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हर साल का मान लीजिए आपके 12% के हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो अगर आप इसको 72 से 72 से अगर डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब है आपका 6 साल में पैसा डबल हो गया। अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 9% के हिसाब से, 9% के हिसाब से अगर बढ़ रही है, तो 72 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो अगेन आपको लगेंगे लगभग 8 साल, 8 9 जा 72, तो 8 साल लगेंगे आपके प्रॉपर्टी को डबल होने के अंदर। तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए कि किस रेट ऑफ स्पीड से आपकी जो प्रॉपर्टी हो एप्रिशिएट हो रही है और कहां ज्यादा चांसेस है आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के। सेकंड आ जाता है लीज रेंटल और अश्योर्ड रिटर्न। तो कई बार बहुत सारी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जहां पे 5 से लेकर 12% तक का आपको पास ब्याज आता है, जो कि आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। अगर आप 12% का कैपिटल एप्रिसिएशन लो और 5% का ब्याज लो तो टोटल 17% हो जाता है, जो बैंक एफडी को कहीं ना कहीं बीट कर देता है। तो 5 से 12% का ब्याज का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं जहां पे जिनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और जब तक वो प्रॉपर्टी बनती नहीं तब तक वो आपको ब्याज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई, उसको बनने में लगेंगे 3 साल, तो जब तक 3 साल तक वो आपसे पैसा, आपका पैसा यूज करेगा, उस टाइम तक वो आपको 12% का ब्याज देगा। क्यों देगा? क्योंकि अगर वो बैंक के पास जाएगा तो उसको हो सकता है 17-18% का ब्याज देना पड़े। सो दैट इज द रीजन वो चाहेगा वो आपका पैसा यूटिलाइज करे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, तो उसकी वजह से वो आपको 12% का ब्याज देता है। सेकंड चीज हो गई, प्रोजेक्ट बन गया, आपको हैंडओवर मिल गया, उसके बाद भी आपको 3 से 4 साल तक 5 से 7%, कई कई केस में 9% तक का भी लीज रेंटल आता है, किराया आता है आपके पास। तो वो एक तरीके की आपकी जो पैसिव इनकम हो गई, जो आपकी पेंशन आ रही थी और जो आपकी इनकम थी, उसका जो गैप था उसको भरने के अंदर आपका काम आता है किराया। जहां पे आपको कुछ करना नहीं है, आपका किराया आ रहा है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग करना भी नहीं चाहते कि पूरी जिंदगी काम कराए, तो उस केस के अंदर आप किराया की इनकम आपकी बन सकती है एक रेगुलर वे के अंदर। सो दैट इज द रीजन ये बेस्ट ऑप्शन रहता है बहुत सारे रिटायर्ड लोगों के लिए। नेक्स्ट, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लो तो मेक श्योर आपको एक पोस्ट सेल सपोर्ट भी मिले कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आप सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट आपकी जो सेफ्टी है वो सही रहे।
तो एक किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो उसके अंदर ना एक प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का। वो क्या है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हो ना, 100 रुपए लगा रहे हो आप, 100 रुपए, तो जो 100 रुपए है ना वो 97, 98 नहीं होना चाहिए, 95 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। तो 100 रुपए 90 अगर हो गया तो आपका डे 1 से लॉस है, राइट। तो आपको सेफ्टी चाहिए अपने पैसे की, सबसे पहली चीज। सेकंड, लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर आपको इस प्रॉपर्टी को कल को बेचना है तो वो आसानी से बिक जाए। थर्ड चीज है, अगर आपको इसको कल को किराएदार खाली कर देता है तो वो आराम से किराए पे चढ़ पाए, आप चढ़ा पाओ या जिससे आपने खरीदी थी वो चढ़ा पाए। और कई जगह ऐसे भी ऑप्शन है जहां पे आपको किराए पे चढ़ाने की सिरदर्दी नहीं लेनी, जहां पे जो किराएदार है, वो जो बिल्डर है वो ढूंढेगा, उसकी सिरदर्दी है। हमारी सिरदर्दी है कई केस के अंदर किराएदार को ढूंढना, आपकी सिरदर्दी नहीं है। आपको सिर्फ किराया मिलता रहेगा, किराएदार हो या ना हो उस प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका मिस्टेक्स दैट रिटायर्ड प्रोफेशनल मेक्स। जो लोग गलतियां करते हैं, रिटायर्ड लोग, वो क्या करते हैं, और मेक श्योर आप वो गलतियां ना करो। अगर आपने गलतियां कर दी तो लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे, और अगर आपने गलतियां नहीं करी तो लाखों रुपए आप बचा लोगे। सो मेक श्योर ये 4-5 मिस्टेक्स आप ना करो। पहली चीज, प्रोकेस्टिनेशन और डिले इन टेकिंग डिसीजन एट द राइट टाइम। तो बहुत सारे लोग डिसीजन को इतना डिले कर देते हैं, इतना डिले कर देते हैं कि और डिसीजन ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर्टी महंगी मिलती है। लोग सोचते हैं कि मैं 3 महीने बाद लूंगा, 6 महीने बाद लूंगा, 12 महीने बाद लूंगा, फिर पता चलता है वहां से तो वो एक्सप्रेसवे बन गया, रोड बन गया, अब तो भाव बढ़ गए। प्रॉपर्टी में एक कहावत है कि डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय एंड देन वेट। खरीदो और उसके बाद वेट करो। सेकंड, जो गलती लोग करते हैं, रॉन्ग ब्रोकर चूज कर लेते हैं, कंसल्टेंट चूज कर लेते हैं। हमारे पास एक अभी रिटायर्ड प्रोफेशनल आए थे, उन अंकल की उम्र 61 साल के आसपास थी। तो उन्होंने एक ब्रोकर को चूज किया, बट उन ब्रोकर ने उनको थोड़ी सी गलत एडवाइस कर दी, जिसकी वजह से वो एक ऐसी प्रॉपर्टी में स्ट्रक हो गए जो उनकी पूरी 30-35-40 साल की मेहनत थी, वो उनकी डे 1 पे 15-20 लाख रुपए नीचे आ गई इन्वेस्टमेंट। सेकंड गलती क्या हुई, वो किराए पे नहीं चढ़ी। उनको प्रॉमिस करा गया कि आपकी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़वा देंगे, बट वो चढ़ा नहीं पाए। तो उनके पास जो FD से पैसा आता ब्याज का, वो भी नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि गलत ब्रोकर सेलेक्ट करा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है, कई बार लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए बचाने के लिए पूरी की पूरी 1 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गलत जगह डाल देते हैं। और उससे होता क्या है कि कल को उस प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कत आती है या किराए पे चढ़ाने में दिक्कत आती है। चौथी गलती क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा नेगोशिएट करते हैं बिल्डर से या ब्रोकर से। उससे क्या मतलब है, देखिए, नेगोशिएट करना आपका हक है, इट इज योर राइट टू नेगोशिएट, बट एट द सेम टाइम एक लेवल तक ही नेगोशिएशन ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज आपको 95 की मिल सकती है, 90 की मिल सकती है। बहुत नेगोशिएशन करा तो 85 की मिल सकती है। बट ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए की चीज आपको 70 रुपए में मिल गई, 60 रुपए में मिल जाए, 50 रुपए में मिल जाए। इतना ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होता। और बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम आपको एक क्लियर कट आइडिया दे देते हैं कि इतना हो पाएगा, इससे नीचे नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, और उससे नीचे होगा तो फिर अगर आपको पोस्ट सेल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक ऐसा रेट चाहोगे कि बिल्कुल ही आप चाहोगे कि बिल्कुल ऐसा रेट, तो उस रेट के ऊपर अगर कोई कंसल्टेंट फ्री में अगर काम कर रहा है आपके लिए, तो कल को आपको आपके फोन नहीं उठाएगा, आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर आप एक लेवल तक की ही नेगोशिएशन करो। नेक्स्ट, जो लोग गलतियां करते हैं रिटायर्ड लोग, वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अब मैंने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर ली है, अब मैंने रेट्स भी नेगोशिएट कर लिया है, अब मैं जाके डायरेक्टली बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। उसका जो एम्प्लॉय है ना वहां पे, जिसने मेरे को नंबर दिया था, उससे मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। अब गलती क्यों है, उनको लगता है वो बहुत स्मार्ट हैं, बट गलती इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे बिल्डर के ऑफिस में अलग अलग फ्लोर पे ब्रोकर्स बैठे हुए होते हैं,
कस्टमर ये सोचता है कि वो बिल्डर के एम्प्लॉइज हैं, बट वो एक्चुअल में ब्रोकर्स ही होते हैं, कंसल्टेंट ही होते हैं। तो सेकंड गलती क्या लोग करते हैं, और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे बिल्डर का नाम ले लूंगा, सेक्टर 113 के अंदर है एक बिल्डर, काफी फेमस। तो वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट में तो बिल्डर का ऑफिस है। फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, वहां पे एक ब्रोकर बैठा हुआ है। सेकंड फ्लोर पे जाओगे, दूसरा ब्रोकर बैठा हुआ है, उनकी 20, 25, 50 लोगों की टीम बैठी हुई है। तो वहां पे कस्टमर को ये लगता है कि मैं डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहा हूं, बट उसको नहीं पता कि एक्चुअल में वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही बुक कर रहा है। सेकंड गलती, जो लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं उनको पता होता है कि यार एग्जैक्ट मैं एम्प्लॉय से ही ले रहा हूं। वो क्यों गलती है मैं आपको बताता हूं। कल को आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा वहां से, क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मिलेगा। वो एम्प्लॉय है जो नौकरी कर रहा है, जिसकी 25-50 हजार 1 लाख रुपए सैलरी है, तनख्वाह है। वो आज यहां है, 6 महीने 1 साल के बाद वो दूसरी कंपनी में होगा, फिर 2 साल बाद वो तीसरी कंपनी में होगा, 3 साल बाद वो चौथी कंपनी होगा। क्यों होगा? पहली चीज, या तो उसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे होंगे, और अगर टारगेट पूरे नहीं हो रहे होंगे तो उसको निकाल दिया जाएगा। और अगर टारगेट पूरे हो रहे होंगे और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको दूसरी कंपनी ज्यादा पैकेज पे हायर कर लेगी। तो उसमें लॉस किसका है? कस्टमर का। क्यों लॉस है? क्योंकि उसको जो सर्विस कमिट करी गई थी, जो प्रॉमिस कमिट करे गए थे, कई बार वो नहीं होती, कुछ चीजें हैंकी पेंकी हो जाती है। तो आपके साथ एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट का, ब्रोकर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉइज छोड़ के जा सकते हैं, बट अगर आपके पास एक सही कंसल्टेंट है जो आपको सही एडवाइस दे रहा है, सही राय दे रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवा रहा है, कल को आपको प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना है, किराए पे चढ़ाना है, या इवन बेचना है, एग्जिट करना है, तो वो एक अच्छा कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग आपके फोन उठाने बंद कर देंगे। हमारे पास रोज ऐसे मरीज आते हैं। ओके, तो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी इस पूरे वीडियो के अंदर, 7 पॉइंट्स के अंदर। तो अगर आप वंस अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने रिटायर्ड दोस्तों के साथ, सो दैट किसी ना किसी रिटायर्ड दोस्त की आपकी हेल्प हो सके इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप की वीडियोस की फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।